मूव बात करते करते आपको 4.25% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है 4770। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, यहाँ पर आपने एक पॉजिटिव मूड जो बनते हुए देखा है, उसकी वजह ये कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टायर, ऑटो, ये जो पूरा सेगमेंट है उसके साथ साथ आपको ये स्टॉक मोटे तौर पे चलते हुए नजर आता है। कार्बन प्रोडक्ट्स के सेगमेंट पे जब आपको तेजी दिखती है तो वहां पर ये स्टॉक भी तेजी दिखाता है और अब आपको दिख रहा है कि उन सेगमेंट्स में एक अच्छी तेजी आई है, जिसके चलते हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के चार्ट पे भी आपको ये मूव दिख रहा है। बहुत ही शानदार जंप है इस वक्त। मेरे ख्याल से मानस जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मानस, जरा इस चार्ट पे नजर डालिए, आप क्या कहते हैं, आपके टारगेट्स क्या होंगे? देखिए, स्टॉक ने ऑलरेडी एक बॉटम बनाया है मेरे ख्याल से 45, 50 या 46 के आसपास, और आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद हमें 1 से 2 दिनों में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक कहीं ना कहीं अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो शायद 53 या 54 के आसपास है। तो मेरी राय में यहाँ से 6 से 7 रुपए का मूव आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो 46 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और एक लॉन्ग पोजीशन बनाइए। बिल्कुल, तो तेजी की कॉल आपके लिए बनती हुई हिमाद्री केमिकल पे। चलिए नजर डालते हैं कुछ स्टॉक्स पे जिन पे हमने बात की। आईएफबी इंडस्ट्रीज 10% के सर्किट पे लगा हुआ है। जिंदल पॉली में अब 11% का उछाल देखने को मिल रहा है, जहां पर अल्पेश जी एक बहुत लंबे टारगेट देते हुए नजर आए। तो देखिए आज ही ये 20% की तरफ फिलहाल बढ़ने की कोशिश में दिख रहा है मुझे। आरआईएल री अब 198 है। सीएसबी बैंक पे 5% और सुदर्शन केमिकल पे 7% की तेजी हम आते हुए देख रहे हैं। चोला इन्वेस्टमेंट पे हमने तेजी का कॉल लिया था, वो शेयर अब 8.5, 9% ऊपर है। बंधन में 8% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये वो स्टॉक्स जिन पर आज हमारी नजर पड़ी। गोदरेज इंडस्ट्रीज को भी इस लिस्ट में रखिए, जहां करीब 8% की तेजी देखी जा रही है। कुछ और ऐसे ही शानदार स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताने वाले हैं, लेकिन हमारी नजर है उन कंपनियों पे जिनके नतीजे आने वाले हैं। और कल के नतीजों में लुपिन एक अहम नतीजा है। इसके अलावा सीएट, टीवीएस, हाइडेलबर्ग, प्रिज्म जॉनसन, एलटी फूड्स, रेडिको खैतान, काफी लंबी लिस्ट है यहाँ पे एक्टिव स्टॉक्स की। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लुपिन की, और वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, बताइए क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, ल्यूपिन के नतीजे कमजोर रहेंगे। इनफैक्ट मैं कहूँ तो पिछले क्वार्टर की जो कमजोरी थी वो इसी क्वार्टर में, आपको इस क्वार्टर में भी वो कमजोरी दिखने मिलेगी। प्रॉब्लम है कंपनी के यूएस के कारोबार में। दरअसल पिछले क्वार्टर में 3% के आसपास वहां गिरावट देखने मिली थी। इस बार भी एनालिस्ट वैसे तो डिवाइडेड है, लेकिन ज्यादा मान के चल रहे हैं कि शायद इस बार भी आपको गिरावट देखने मिलेगी और करीब करीब 8 से 10% के आसपास वहां गिरावट आ सकती है यूएस के सेल्स में। और कंपनी के कुल सेल्स में करीब 35 से 40% जो है वो तो यूएस के सेल्स से ही आता है। तो यहाँ की जो दिक्कत है वो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को खराब करेगी। जहाँ तक इंडिया बिजनेस का कारोबार का सवाल है तो वहाँ करीब 10 से 12% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। स्पेशलिटी बिजनेस जो है वहाँ थोड़ा दबाव रह सकता है। तो ये सब प्रेशर पॉइंट्स है जिसकी वजह से कंपनी के जो नतीजे हैं कमजोर रहने वाले हैं। रेवेन्यूज करीब 13% के आसपास गिरेगी। मार्जिन देखिए, पिछले क्वार्टर में यानी कि Q3 में करीब 11, 11.5% के आसपास आ गए थे। इस बार क्वार्टर थोड़ा इंप्रूवमेंट है, 14.5% के आसपास है। लेकिन साल दर साल अगर आप देखें तो ये 19.8% से गिर के करीब 14.6% पे आ रहे हैं। यानी करीब 5% के आसपास कंपनी का जो मार्जिन है उसमें गिरावट होगी और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें करीब 24% के आसपास की गिरावट होगी। 220 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। तो लुपिन के नतीजे कमजोर रहेंगे, खासकर यूएस का जो कारोबार है वहां से कमजोरी आएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल नतीजे जो है वो सबड्यूड रहने वाले हैं। वरुण, आपने मुझे तो बहुत मुश्किल में डाल दिया। क्यों? पिछले क्वार्टर के नतीजों के बाद ये स्टॉक था करीब 505 पे और आज ये स्टॉक है 905 पे, यानी 400 रुपए की तेजी आई है उस नतीजे के पहले जिसको आप इतना कमजोर बता रहे हैं। लेकिन नतीजे ये के वो पहले फार्मा सेक्टर की तेजी है जिसने इसको ड्राइव किया है। नतीजों के बेसिस पे शायद इतनी तेजी नहीं है। जी हाँ, लेकिन बाजार किस तरह की पोजीशनिंग लेके गया? मेरे ख्याल से चंदन हमारे साथ नहीं है। अल्पेश जी, आप चार्ट देखिए और अगर आपने ऑप्शन वगैरह पे भी नजर डाली हो, मुझे तो लग रहा है कि बाजार फिलहाल पिछले 4-5 दिनों से भी स्टॉक पे बुलिश रहा है और नतीजों की खास चिंता है नहीं मार्केट को। मतलब आपकी बात सही है, बुलिश रहा है, लेकिन इसके जो टारगेट थे 920 वो अचीव हो गए। और अगर आप आरआईएसआई का चार्ट देखें तो वहां पे एक क्लियरली विजिबल है नेगेटिव डाइवर्जन। तो जिस हिसाब से वरुण कह रहे हैं, अगर ये 895, 900 के नीचे जो सस्टेन हो गया तो फिर आपको एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। और इस डिक्लाइन के अंदर स्टॉक करीबन आपको 865 से लेकर 850 तक के लेवल्स भी यहाँ पर दिख रहा सकता है। तो कल के सत्र में अगर ये स्टॉक्स 895 के नीचे का स्टॉप अगर ट्रेड करता है तो मैं समझता हूँ कि एक बारी के लिए जिस हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन है 920 का स्टॉप लॉस लगा करके इसके अंदर सेल करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 860 एंड देन आफ्टर 850। ओके, तो आप यहाँ पर फिलहाल ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे और वरुण के साथ जाएंगे। अल्पेश जी, अच्छी बात है। लेकिन ऑटो और ऑटो एंसिलरी, टीवीएस और सीएट, मेरे ख्याल से सुमित क्या है अनुमान?
देखिए टीवीएस और सीएट दोनों ही वीक नंबर आने का अनुमान लगाया जा रहा है, चाहे आप टीवीएस की पर्टिकुलरली बात कर लें या सीएट की। एक ऑटो और ऑटो एंसिलरी, ऑटो के नंबर्स वीक है तो एंसिलरी के नंबर्स भी वीक ही आने हैं। शुरुआत पहले टीवीएस के नंबर याद करते हैं। करीब करीब 30% के आसपास वॉल्यूम डिक्लाइन का अनुमान मार्केट्स में लगाया जा रहा है YOY बेसिस पर। इसीलिए कंपनी की जो रेवेन्यूज हैं वो 25% का एक डिक्लाइन दिखा सकते हैं YOY बेसिस पर। सीक्वेंशियली आंकड़ा करीब 20 से 21% टूट सकता है। ऑपरेटिंग लिहाज से भी रफली 26% के आसपास इनके EBITDA यानी कि ऑपरेटिंग मुनाफे में डिक्लाइन का अनुमान है YOY बेसिस पर, और 37% सीक्वेंशियली यहाँ पर भी एक ड्रॉप आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मुनाफा 50 से 51% टूट सकता है YOY बेसिस पे, और सीक्वेंशियली भी ये नंबर वीक ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2-3 चीजें क्रूशियल हैं। एक, इनका रियलाइजेशन फ्लैट रहेगा क्योंकि इन्होंने प्राइस हाइक किया था तो उसका एक इंपैक्ट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम डोमेस्टिक भी टूटेगा और एक्सपोर्ट फ्रंट पर भी टूटेगा, इसलिए इनके ओवरऑल रेवेन्यूज या ओवरऑल नंबर्स में एक वीकनेस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उसके अलावा कंपनी के जो हायर कॉस्ट है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट की हो या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट हो, वो थोड़ी हायर साइड पर रहेगी, जिसकी वजह से EBITDA पे एक मासिव प्रेशर आ सकता है। शेयर ऑलरेडी एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है तो बहुत कुछ कहना मुश्किल है इसके स्टॉक परफॉर्मेंस पे, लेकिन हाँ नंबर्स जो है वीक आने का अनुमान है। दूसरी तरफ जो आंकड़ा है वो आ सकता है सीएट का। सीएट के केस में करीब करीब 20% के आसपास का एक वॉल्यूम डिक्लाइन का अनुमान मार्केट लगा रहा है अलग अलग फैक्टर्स पे। एक बड़ा ऑर्डर इन्हें मिला था जरूर होंडा से, हुंडई से या फिर कुछ OEM से, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरी तरह इस क्वार्टर में आएगा कि नहीं, ये एनालिस्ट फ्रेटर्निटी कह नहीं रही। इसमें थोड़ा दो हिस्सों में ये चीज बटी हुई है, लेकिन नंबर वाइज अगर देखा जाए तो करीब 12% के आसपास रेवेन्यूज में डिक्लाइन का अनुमान है, करीब 12% के आसपास ऑपरेटिंग मुनाफा, और 43 से 44% इनका जो मुनाफा है वो एक डिक्लाइन दिखा सकता है। मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन सीक्वेंशियली भी होगा क्योंकि कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा रही थी, और उसके अलावा डोमेस्टिक के जो रबर प्राइसेस थे वहां पर भी बहुत ज्यादा इन्हें रिस्पाइट मिला है, तो उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक बहुत क्रूशियल चीज है कंपनी की, कोविड को लेकर कमेंट्री क्या आती है। दूसरा, इन्होंने केपेक्स अपना घटाया है, 3500 करोड़ का केपेक्स था उसे घटा के 3000 करोड़ किया है, फर्दर उसे रिड्यूस करते हैं इसको लेकर। और कोविड पे शोरूम का परफॉर्मेंस कैसा है, आगे की डिमांड कैसी है, ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर बाजार नजर रखेगा। नंबर यहां पर भी वीक आने का अनुमान है। शेयर चल चुका है 700 रुपए से करीब 750 रुपए, 800 रुपए के आसपास तक भी गया था लोअर लेवल से। बिल्कुल, तो टीवीएस मोटर्स में जैसे